मैं हूँ शाहिद हुसैन और मेरे साथ पाकिस्तान के मायानाज वकील रोशन अज़ीम साहब मौजूद हैं। रोशन साहब डे 1 से गुलाम हैदर के केस को लेके चल रहे हैं पाकिस्तान में। इन्होंने जो गुलाम हैदर को उस वक़्त कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था जब रोशन अज़ीम साहब सामने आए और पूरा केस इन्होंने तैयार किया, मुख्तलिफ इदारों को खतूत लिखे और लम्हा ब-लम्हा जो भी अपडेट्स थी, दुनिया भर में जो गुलाम हैदर के केस को फ़ॉलो कर रहे थे, वहाँ तक पहुँचाते रहे। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज कीमती वक़्त दिया। प्रोग्रेस हो गई है अच्छी खासी, तो मैंने सोचा आज आप हमारे साथ हों और जो हमारे देखने वाले हैं, उनको हम कुछ और डिटेल्स के साथ कुछ तफ़सीलात रखें, जिसमें जो उनके खिलाफ वसीमा के खिलाफ, नत्रपाल और सचिन के खिलाफ जो पहली एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जो कि उन्होंने जेवर कोर्ट में जमा कराई है उसमें नत्रपाल और सचिन के खिलाफ मज़ीद धाराएँ सेक्शन या दफ़ात का इज़ाफ़ा किया गया है। इस कंडीशन में पुलिस के पास क्या इख्तियार होता है और क्या पुलिस मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर सकती है या फिर मुल्ज़िम जो है ज़मानत लेता है? ये सारी पाकिस्तान और जो इंडिया में प्रैक्टिस है, इस हवाले से हमारे जो देखने वाले हैं, उनको बताएँ। दूसरा सर क्या इनका सज़ा से बचना अब नामुमकिन सा नज़र आ रहा है आपको? जी शाहिद हुसैन, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। और ये जो प्रोग्रेस हुई है इस केस में बड़ी क्वाइट सरप्राइजिंग है, क्योंकि काफ़ी महीनों तक इस केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। उसके बाद जो है मोमिन मलिक साहब का जो प्रेशर है और आप तमाम लोगों का जितना भी प्रेशर डेवलप हुआ, उस वजह से पुलिस मजबूर हुई कि इस केस में जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट कम से कम जो जमा कराई जाए, क्योंकि इंडियन जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके हिसाब से 14 डेज होते हैं, 14 दिन होते हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके फिर रिपोर्ट जमा करानी होती है। क्योंकि ये काफ़ी जमा कराई जा रही थी, आप तमाम लोगों का प्रेशर था, मोमिन मलिक साहब की जो स्ट्रेटजी थी उसके हिसाब से उसकी वजह से जो है वो मजबूर हुई है इन्वेस्टिगेशन जल्दी करने के लिए, और उसने जो दीगर जो सेक्शंस हैं वो ऐड किए। अब ये हुआ ये है कि दीगर सेक्शंस ऐड करने से उनका जो जुर्म था वो सिर्फ सेक्शन 14 तक महदूद नहीं हुआ है। मींस के इंडियन पीनल कोड के जो जितने धाराएं हैं वो भी इसमें लगाई गई हैं। इसका मतलब है सीमा के जो और ही अजाइम थे जो जिसको इंडियन पुलिस ने रेक्टिफाई किया है। अब इस रेक्टिफिकेशन के बाद ये बात क्लियर हो जाती है कि सीमा जो है वो ये जो नाटक कर रही है प्यार मोहब्बत का, इस वजह से नहीं आई है। इसके पीछे उसके कोई अजाइम मुख्तलिफ है, वो जरूर जाहिर होंगे कि वो अजाइम क्या है। अभी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जो 173 की है वो मुकम्मल जो है जमा नहीं कराई गई है इंडियन इन्वेस्टिगेशन अफसरान की तरफ से, क्योंकि अभी तो सिर्फ टाइम लिया गया है। टाइम लेने के वजह से इन्होंने ये धाराएं, ये सेक्शन अडॉप्ट किए हैं। मजीद जो दीगर इन्वेस्टिगेशन होगी, जो जरूरी जो चीजें होंगी, वो लास्ट 173 की रिपोर्ट जब पेश होगी उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जमा कराएगा, क्योंकि वो कभी भी डिस्क्लोज नहीं करेगा अपनी इस इन्वेस्टिगेशन का जो मेन पहलू है वो करता चलूं कि सीमा को जो बेल ग्रांट हुई थी, बेल मिली थी, वो सेक्शन 14 फॉरेन एक्ट में मिली थी। अब जबकि दीगर जो है क्राइम उसके साथ जुड़ चुके हैं, तो ये जरूर इंडियन जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, प्रोसिक्यूशन है हिंदुस्तान की, वो ये प्रे करे कि बेल रिकॉल की जाए और केस है तो हिंदुस्तानी समाज के लिए, हिंदुस्तान की स्टेट रियासत के लिए, और प्रोसिक्यूशन 14 की वायलेशन की। लेकिन इंडियन जो पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं, प्रोसिक्यूशन है, इन सब ने मिलके जो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा कराई, इसमें रेक्टिफिकेशन हो गई है कि सीमा के जो अजाइम है वो क्रिमिनल एक्ट के अजाइम है, जो हिंदुस्तान के रियासत, हिंदुस्तानी जो पीपल हैं, सिटीजन हैं, उसके लिए वो तमाम हानिकार वो साबित हो सकते हैं और वो बड़ा नुकसानकार हो सकते हैं। इसलिए मैं जरूरी समझता हूँ कि प्रोसिक्यूशन हिंदुस्तान की वो ये प्रे करे हिंदुस्तान की जुडिशरी से कि बेल जो है वो रिकॉल करा के सीमा को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो जेल में रखा जाए, वहां से इन्वेस्टिगेशन की जाए। सर लेकिन मामला ये है ना कि पुलिस सीरियस नज़र नहीं आती।
आपने खुद देखा कि एक अरसे से चीख-चीख के थक गए हैं कि इन्वेस्टिगेशन जहाँ पाकिस्तान और इंडिया का मामला बीच में आता है, तो यहाँ तो कोताही, गफलत, लापरवाही तो सोच भी नहीं सकता कोई। लेकिन पुलिस सीरियस नज़र नहीं आती सर। अब इतने टाइम के बाद वो भी मोमिन मलिक साहब ने जब दरखास्त दी तो उसके बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है। लेकिन उसके बाद फर्दर क्या होना है, मुल्ज़मान को गिरफ्तार करना है, जेल भेजना है, नहीं भेजना, वो रिक्वायर्ड है, नहीं है, उस हवाले से कुछ नहीं कहा गया सर। देखिए, इस हवाले से हिंदुस्तान के जो पुलिस कमिश्नर से लेके बड़े जो आईजी लेवल के उनके जो अफसरान होते हैं, जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, तो उनको जो है आगे चल के इस केस को देखना चाहिए, और जितने भी लोग इसमें मुलविस हैं, जिन हम लॉ में इसको कहते हैं मिसफीजेंस एक्ट, नॉन फीजेंस एक्ट और मलफीजेंस एक्ट। अब इस सीमा के केस में जितने लोगों ने भी मेलफीजन, मिसफीजेंस एंड नॉन फीजेंस एक्ट किया, उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई जरूर की जाए, क्योंकि ये हिंदुस्तान की 100 करोड़ कोई 30-40 लाख 100 अरब 100 करोड़ जो है, और 30-40 करोड़ उनकी जो आबादी है इतनी बड़ी, उनकी जो थ्रेट को मद्देनजर रखते हुए हिंदुस्तान के इदारों को आगे आके ये जितने भी अफसरान हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, पुलिस थाने का जो कस्टोडियन होता है, वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं जिनकी भी निगलिजेंसी है, क्योंकि 14 डेज में चालान पेश करना होता है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होती है, लेकिन कितने महीने लगा दिए हैं, फिर भी हुँ। कंप्लीट नहीं हुआ है। अब अगर हम हिंदुस्तान का कानून देखेंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो हिंदुस्तान के इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 61 की बात करेंगे तो वो कहता है कि आप कंप्लीट करनी है सिर्फ 61 डेज आपने, अकॉर्डिंग टू द 67 जो है इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत, आपने वो उसको रिमांड वापस लेनी है कि हमने हमारी इन्वेस्टिगेशन 14 आवर्स में कंप्लीट नहीं हुई, हमें दीगर टाइम चाहिए, फिर ज्यादा से ज्यादा 14 दिन 14 डेज मिलेंगे। लेकिन आपने देखा कि महीनों गुजर गए। अब निगलिजेंसी जितने लोगों ने भी की है, वो हिंदुस्तान के हो सकते हैं या दुश्मन हैं, या उस साजिश में वो बराबर के शरीक हैं, या कोई वजूहत है। अब उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये इसमें क्या वजूहत है, कौन से वजूहत है, कोई बैनुल अक़वामी इसमें अज़ाइम शामिल हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन अब तक शामिल नहीं हो सके। क्योंकि देखिए, इस सीमा के केस में दोनों ममालिक, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, दोनों इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, और दोनों अतराफ, दोनों ममालिक, दोनों रियासतों के जितने भी जो अमलदार हैं, जितने भी वकला हैं, वो सब चाहते हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन आए। सीमा कैसे हिंदुस्तान पहुंची? सीमा हिंदुस्तान पहुंची तो उसको किसने फैसिलिटेट किया? सीमा के केस में 14 डेज के बजाय महीनों, 6 से 7 महीने कैसे लगे? और जो इन्वेस्टिगेशन इदारे थे, उनकी निगलिजेंसी वो अब तक जाहिर नहीं हुई है, और उनके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकी। इसकी वजूहत क्या है? हम तो ये डिमांड करते हैं हिंदुस्तान की सरकार से, पाकिस्तान बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं ये डिमांड करता हूं कि हमेशा हिंदुस्तान ये हम पर, पाकिस्तानियों पर इल्जामात लगाता रहता है, कभी आपने अजमल कसाब भेजा, कभी हाफिज सईद भेजा, कभी कौन भेजा। अब सीमा आपके पास पहुंची है, पाकिस्तान के कैसे सीमा हिंदुस्तान पहुंची? आपके एक हिंदुस्तान के शहरी ने उनको जो है वर्गलाया, उसको उकसाया, उसको जो है फैसिलिटेट किया, वो हिंदुस्तान आई है। अब हम पाकिस्तान से बैठकर, हम तमाम हिंदुस्तानियों से, हिंदुस्तान के इदारों से, हिंदुस्तान की रियासत से हम फेयर तफ्तीश चाहते हैं कि हमारा सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हिंदुस्तान कैसे पहुंचा, किसने उनको पहुंचाया हिंदुस्तान। ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान माजी में जितने इल्जाम पाकिस्तान पर लगाता रहा कि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके, जो ये इल्जाम होता है, मैं इल्जाम की बात करता हूं, इल्जाम लगाता है कि हिंदुस्तान आकर वो कोई काम करते, तो उनके पीछे भी आप अपने सिटीजन ऑफ इंडिया ढूंढें। आप हिंदुस्तान के इदारे में बैठे हुए जो लोग, वो ढूंढें, क्या उनको भी तो वो फैसिलिटेट नहीं करते जिस तरह सीमा को फैसिलिटेट किया गया है? हम चाहते अच्छा। हैं इस केस में जितनी भी निगलिजेंस है उनको भी सामने लाया जाए। अच्छा सर, और जो लीगल सवाल हैं, उधर जाने से पहले एक हमारे देखने वाले हैं शहरयार साहब, वो सवाल कर रहे हैं कि जो गुलाम हैदर के मुंह बोले साले हैं एपी सिंह साहब, वकील हैं, दावा करते हैं जी मैं वकील हूँ, तो क्या वो सीमा हैदर के केस में अब वकालत का रोल प्ले कर सकते हैं? क्योंकि मोमिन मलिक साहब ने एक तो उनको लीगल नोटिस भेजा, और जितने भी जुराइम हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, उनके वो बराबर के शरीक हैं। तो एक क्राइम में शरीक जुर्म होना और उसके बाद उसी की वकालत करना, क्या कानून के मुताबिक एपी सिंह साहब ये कर सकते हैं सर? वकालत उसकी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो? अब तक तो वकील नहीं है वो। देखें, जब भी किसी केस में कोई मुलजिम खुद वकील होता है, या उस पर चार्जेस होती हैं, या वो अबेटर होता है, या उस पर कोई जो इन्वेस्टिगेशन में उनकी जो कोई सवालात कोई उसको हाजिर किया जाता है,
तो वो फिर उस केस को प्रोसीड नहीं कर सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ, क्योंकि वो खुद केस में वो जवाबदार होता है या पहले डे से हम यही कहे कि एपी सिंह सबसे डिक्टेटर है। अगर आप माजी में देखेंगे तो एपी सिंह जो है वो नेत्रपाल सिंह मीणा का आज से कोई 30 से 35 साल पुराना गठजोड़ है। तो हम तो पहले से ही कह रहे थे कि एपी सिंह साहब जो है वो इस केस में मेन किरदार हैं, जिसने फैसिलिटेट किया सीमा को शारजा में, दुबई में, नेपाल में, फिर हिंदुस्तान रबुपुरा में। फिर सीमा की जो एफआईआर कटी वो एक प्रोविंस से हटके दूसरे प्रोविंस में किसी ये थाने में, ग्रेटर नोएडा आसपास ही यही थाने में कोई एफआईआर काटी गई। इसकी सारी जो फैसिलिटेशन है वो एपी सिंह ने ही की है। अब क्योंकि ये सारी चीजें हम पाकिस्तान में बॉर्डर क्रॉस, बॉर्डर के उस तरफ बैठ के हम ये सारी बातें कर रहे थे, तो इतनी कोई फाइल भी हमने खबर, इसका नाम है या नहीं है। मलिक साहब आए हैं, उन्होंने तो सरप्राइज देके तमाम हिंदुस्तानियों पाकिस्तानियों को हैरान करके रख दिया है कि एक तो उन्होंने ये साबित किया कि कोर्ट फाइल पर एपी सिंह का नाम ही नहीं है, वो वकील ही नहीं है, उसका वकालतनामा ही केस में नहीं है। उसके बाद मोमिन मलिक साहब ने वो कड़ियां मिलाते हुए जो हम बॉर्डर के उस तरफ से कह रहे थे, वो मोमिन मलिक साहब ने वो कड़ियां जोड़ी सबूतों के साथ वो पेश की, और ये साबित करने में वो कामयाब हो चुका कि एपी सिंह इस केस में मेन जवाबदार है, सीमा का फैसिलिटेटर है, और गुलाम हैदर का जो केस है इसमें बड़ा किरदार जो है वो एपी सिंह का ही रहा है। तो हिंदुस्तान की जितने भी बार एसोसिएशन हैं उनको एक्शन लेना चाहिए, इसका जो लाइसेंस है फिल 4 मुअत्तल किया जाए, और हिंदुस्तान की जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उनको मैं गुजारिश करूंगा कि इस केस में इसको एपी सिंह को शामिल तफ्तीश किया जाए, इन्वेस्टिगेशन इसके इससे स्टार्ट की जाए। अच्छा सर, गुजर सर वो जो बेल ऑर्डर थे और सीमा सज्जन की और नेत्रपाल की जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी मोहम्मद मलिक साहब सर्टिफाइड कॉपी लेके आए। उसके हिसाब से चूंकि जब 3 जुलाई 2023 को गिरफ्तारी हुई, उसके बाद फिर 2 दिन के बाद इन दोनों की, सज्जन और नेत्रपाल की जमानत हो जाती है, और 3 दिन के बाद सीमा की जमानत होती है। तो उस जमानत में यानी कि पहले नेत्रपाल ने बेल ले ली, उसके बाद जब सीमा की जमानत की बारी आई तो उसमें जो जमानती है वो नेत्रपाल है। तो सर एक एफआईआर में आप खुद मुल्जिम हैं, एक्यूज हैं, और फिर उसी एफआईआर में किसी दूसरे की जमानत ले सकते हैं? क्या इंडियन कानून में या पाकिस्तान के कानून में, प्रोफेसर हैं आप, इन सारे लॉ पढ़ाते भी हैं, तो आप कभी किसी इस तरह की प्रैक्टिस में रहते हैं, किसी लॉ जर्नल्स में आपने ये पढ़ा हो या पढ़ाया हो? आप जरा बताइए सर, हमारे जितने भी देखने वाले हैं। मैं क्रिमिनल लॉ का प्रोफेसर हूँ, क्रिमिनल लॉ मेरा सब्जेक्ट है, मैं पढ़ाता हूँ क्रिमिनल लॉ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान की में। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो कानून है वो एक ही कानून है। इनहेरिटेंसी में वो कानून पाकिस्तान और हिंदुस्तान को दोनों मिला बंटवारे में, हमारे पास भी सेम कानून है, हिंदुस्तान के पास श्योरिटी या है वो भरे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर ऐसा कुछ किया गया है तो वो लॉ के अगेंस्ट है, वो जो स्पिरिट है 497 के उसके अगेंस्ट है, वो स्पिरिट है 498 सीआरपीसी के उसके अगेंस्ट है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो बेसिक जो सोल है ये उसके भी अगेंस्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब सीमा हैदर के केस में ये जो भी मामला हुए हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से लेके जो जुडिशरी है, जितने भी मामला आते हैं वो उनका गठजोड़ जरूर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जितना भी ये एक्ट हुआ है वो इलीगल, अनलॉफुल है और वाइड है कानून की नजर। तो सर